जय हिंद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है? नॉट इन कन्फर्मिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स कहते हैं इधर चलो, और कुछ लॉज अगर इधर चलने की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इन अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या है? लॉज विच आर इन अपोजिट, लॉज विच आर इन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। सो आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, एंड आई कोट, लॉज inconsistent with or in derogation of any of the fundamental right shall be void। void मतलब होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कौन करेगा? हमारे यहां की जुडिशरी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, या हम कह सकते हैं हमारे यहां की जो हायर जुडिशरी है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दे कैन रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। So what is judicial review? Judicial review is a process in which the Supreme Court and different high courts of the country can review the constitutionality of any legislative and executive action। अर्थात जो legislation laws बना रहा है और जो executive actions ले रहा है, क्या वो constitutional in nature हैं? इस चीज को एग्जामिन करने के प्रोसेस को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। अर्थात आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इस वीडियो में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल हैं या नहीं है, एंड द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या इंक्लूड करता है। तो समझ लेते हैं इस वीडियो को। ये पूरा आर्टिकल 13 पे एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाला है। इसके बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आर्टिकल 13 किसकी बात करता है? लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब है मैंने बता दिया। आर्टिकल 13 रीड करता है ऑल लॉज दैट आर inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be declared void। void मतलब क्या होता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये void या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट एंड डिफरेंट हाई कोर्ट्स इन दिस कंट्री। तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 13 एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये बड़ी बार पूछा जाता है कि जुडिशियल रिव्यू हैज बीन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नो, judicial review has not been mentioned in the Indian constitution in an explicit manner। So but article 13 of the Indian constitution expresses itself as yes, there should be judicial review power with the judiciary in this country, supreme court and high court, under article 32 of the Indian constitution and under article 226 of the Indian constitution, supreme court and high court can review the constitutionality of legislative and executive action for the executive action of the गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब क्या है? आर्टिकल 13 एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड करता है फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 226 डिफरेंट हाई कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री, दे कैन डिक्लेयर अ लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड इफ दे वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल्स। क्लियर? Are you getting the story what we are discussing? We are discussing article 13 of the Indian constitution। article 13 of the Indian constitution discusses all laws inconsistent with fundamental right। article 13 also reads all laws inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void or unconstitutional। now who will declare these laws as unconstitutional? This power has been given to supreme court and different high courts in this country, and this power is also known as the power of judicial review। so doctrine of judicial review is expressively provided under article 13 of the Indian constitution, not explicitly, expressively। clear? that I think you have got this idea। now we will discuss the term law under article 13 includes क्या क्या इंक्लूड करता है, और हम ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल हैं या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में क्या बोला है। तो जो टर्म लॉ है, क्योंकि आप यहां पे देखोगे क्या कहा है? लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। अब लॉज की डिफिनीशन में क्या क्या आने वाला है? तो द टर्म लॉ इन अंडर आर्टिकल 13 हैज बीन गिवन अ वाइड कोनोटेशन, एक वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया गया है। इसमें परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि आपको पता होगा कि सेंटर के लेवल पे पार्लियामेंट लॉ बनाती है, स्टेट के लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ बनाती हैं। So yes, the term law under article 13 of the Indian constitution will include permanent laws made by the parliament as well as the permanent laws made by the state legislature। not only this, the temporary laws like ordinances issued by president under article 123 of the Indian constitution and the governor under article 213 of the Indian constitution। मतलब temporary laws, ordinances are what? ordinances are temporary laws। ordinances कब इशू किए जाते हैं? when both houses or any one of the two houses are not in session। अगर हम बात करें पार्लियामेंट के बारे में, या हम बात कर सकते हैं अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर का केस होगा तो वहां पर भी सेम प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे। जब दोनों हाउसेस या कोई एक हाउस सेशन में नहीं होगा, उस समय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन इशू ऑर्डिनेंसेस, एंड दीज ऑर्डिनेंसेस are temporary in nature। clear? not only this, permanent laws enacted by the parliament and state legislature, temporary laws by the
प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, नॉट ओनली दिस, सम ऑफ द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशंस एज वेल। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, अगर एग्जीक्यूटिव कोई चीज लेकर आएगा, जैसे कोई ऑर्डर हो सकता है, बाई लॉ हो सकता है, रूल्स हो सकता है, नोटिफिकेशन हो सकता है। सो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशंस लाइक ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, मतलब क्या, कल को अगर एग्जीक्यूटिव इज अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव इज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट whose task is to implement the laws, policies, schemes and all these things। अगर कल को किसी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन के द्वारा भी अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो यू कैन ड्रैग द एग्जीक्यूटिव इनटू द सुप्रीम कोर्ट एंड डिफरेंट हाई कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री। नॉट ओनली दिस, सम नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस लाइक द कस्टम, प्रैक्टिसेस, यूजेस विच आर हैविंग द फोर्स ऑफ द लॉ। अर्थात क्या, कि अगर कोई कस्टम और प्रैक्टिसेस ऐसे आपके कम्युनिटी में या आपके रिलीजन में प्रैक्टिस किया जाता है जिसकी वजह से आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, फिर भी आप जा सकते हो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। अर्थात क्या, कि द टर्म लॉ अंडर आर्टिकल 13 includes four important things। पहला, permanent laws passed by the parliament and state legislature, yes sir, we have understood। Second, temporary laws like ordinances issued by president under article 123 of the Indian constitution and article 213 of the Indian constitution by the governor। Not only this, the executive legislations like orders, bylaws, rules, regulations, notification। Not only this, usage of customs, practices and all these things which are having the force of law, they can also be challenged under article 13 of the Indian constitution। तो आप समझ गए, the term law under article 13 of the Indian constitution includes all these four things। not only this, मतलब अगर ये चारों चीजें, अगर ये चार फैक्टर जो मैंने अभी आपको बताया, the term law which includes all these four things, अगर ये आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो आप अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रैग कर सकते हो उस स्टेट की अथॉरिटी को, या आप कह सकते हो कि वो स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन को इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द डिफरेंट हाई कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री। और यहां पे समझो, क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स boils down to this point that yes, the term law under article 13 of the Indian constitution includes constitutional amendment act or not। अर्थात क्या, कि क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, यह इस बात पर डिपेंड कर रहा था कि क्या जो टर्म लॉ है वो इंक्लूड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और नॉट। तो आपको याद रखना है, कुछ केसेस मैं बता दे रहा हूं आपको, वो केसेस आपको कोट भी करना है, आपके मेंस में भी कोट करना है, अगर आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा तो आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, जो टर्म लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस 1951, यहां पे देखिए लिखा हुआ है शंकरी प्रसाद केस 1951, सज्जन सिंह केस ऑफ 1965, इन शंकरी प्रसाद केस एंड सज्जन सिंह केस ऑफ 1965 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द टर्म लॉ अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अर्थात क्या, कि पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, बट लेटर ऑन इन गोलकनाथ केस इन 1967, गोलकनाथ केस इन 1967 सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड इट्स अर्लियर जजमेंट एंड अपहेल्ड दैट यस, द टर्म लॉ अंडर आर्टिकल 13 इंक्लूड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एज वेल। सो fundamental rights are not amendable। what we are discussing the article 13 of the Indian constitution। सबसे पहले मैंने आपको बताया आर्टिकल 13 of the Indian constitution क्या कहता है, laws inconsistent with fundamental right, all laws that are inconsistent with are in derogation of the fundamental rights shall be declared null and void। फिर मैंने आपको बताया कि the term law in article 13 includes permanent laws passed by the parliament and state legislature, temporary laws passed by the temporary laws like ordinances issued by the president and governor। not only this, executive legislations like order, bylaws, rules, regulations, notification। not only this, some non statutory legislations as well, such as अगर आप देखोगे या non legislative sources such as we have the customs, uses which are having the force of law, these can be challenged under article 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज आप कह सकते हो कि अगर ये सारी चीजें आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती हैं तो अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप जाके अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल हैं या नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो टर्म लॉ है क्या वो इंक्लूड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और नॉट। क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो आपको केसेस याद रखना है, शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951, शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951, देन यू हैव टू रिमेंबर अबाउट सज्जन सिंह केस, शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951, सज्जन सिंह केस ऑफ 1965। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि द टर्म लॉ अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सो फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। लेटर ऑन इन 1967 इन गोलकनाथ केस 1967 सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया अपने जजमेंट को और बोला कि यस, द टर्म लॉ अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स व्हाट,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल एज दे वायलेट द फंडामेंटल राइट। अर्थात ये कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके भी फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने की बात की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके भी फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने की बात की जा रही है, तो वो अलाउड नहीं होगा। लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट रिस्पॉन्डेड, पार्लियामेंट ने आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जोड़ दिया, पार्लियामेंट ने आर्टिकल 368 को भी अमेंड किया, उस सारे चेंजेस को चैलेंज किया गया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केस में। इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, Parliament has power to amend any provision of the Constitution, and yes, Parliament can also amend Part 3 of the Indian Constitution, which is fundamental right, but subject to basic structure of the Indian Constitution। अर्थात क्या क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है? हाँ, कर सकती है, लेकिन सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? कि उन प्रोविजंस को अमेंड नहीं कर सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कोर वैल्यूज हैं। अगर इन फीचर्स को अमेंड कर दिया गया तो हमारा संविधान नहीं रह जाएगा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट रिमेन द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल बी समथिंग एल्स। अर्थात क्या आज की प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या है? क्या आज फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है? हाँ, किया जा रहा है और किया भी गया है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दिया गया बाय अमेंडिंग आर्टिकल 15 क्लॉज 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय एडिंग आर्टिकल 15 क्लॉज 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात क्या? कि यस, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ सर, हमें यह भी समझ में आ गया कि फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल और नॉट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आपको एक केस बताना चाहूंगा कि कैसे अगर कोई लेजिस्लेशन करके, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया और वो लॉ आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो आप उसको सेव कर सकते हो या उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसके पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 रीड क्या करता है, फिर मैंने आपको बताया कि जो टर्म लॉ है अंडर आर्टिकल 13 वो क्या क्या इंक्लूड करता है। अगर ये सारी चीजें आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करती हैं तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल है या नहीं है, तो इसमें आपको 3-4 केसेस याद रखनी है। शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951, देन यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द सज्जन सिंह केस ऑफ 1965, देन यू हैव टू रिमेंबर गोलकनाथ केस ऑफ 1967, एट लास्ट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द होल क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट में मैंने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ही बताया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है किसी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा, तो आप उसको जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 केस का। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 केस का, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66 कैपिटल ए ऑफ द आईटी एक्ट 2000 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अब इस केस को समझते हैं, ये केस था क्या, लेकिन उसके पहले बैकग्राउंड को समझते हैं। देयर वर 2 स्टूडेंट्स इन मुंबई, देयर नेम वॉज शाहीन दर्दा या शाहीन दादा एंड रेणु श्रीनिवासन। दे पोस्टेड समथिंग ऑन देयर फेसबुक. What they posted? Bala Sahab Thackeray, the chief of Shiv Sena, has passed away, and these two, and Mumbai was called for a बंद, मतलब पूरे मुंबई को बंद कर दिया गया था। तो आप समझ सकते हो मुंबई क्या, महाराष्ट्र आप समझ लो, ठीक है, महाराष्ट्र को बंद कर दिया गया था। तो these two girls, this शाहीन दादा posted something, शाहीन दादा कह लो या शाहीन दर्दा कह लो, she posted something on her Facebook कि yes, we understand that yes, Bala Sahab Thackeray was a respected personality in Maharashtra. At the same time, yes, we respect him, but what is the need to band the Mumbai? What is the need to band the Maharashtra? And her friend Renu Srinivasan liked. And what happened? These two girls were booked by the Mumbai police. In 2012, this was the background. Later what happened? There was a law student, her name was Shreya Singhal. She challenged this section 66 capital A of the IT Act of 2000 in the Supreme Court of India. Shreya Singhal argued in the Supreme Court, dear Supreme Court, this section 66 capital A of the IT Act violates my fundamental right. Supreme Court asked how dear it violates your fundamental right. So Shreya Singhal informed the court, dear Supreme Court, there is article 19 clause 1 clause A of the Indian Constitution which guarantees me right to freedom of speech and expression, and this section 66 capital A of the IT Act of 2000 says if I use my social media, if I use my electronic devices, and if I post something on internet, if I post something on social media and that post causes annoyance to somebody, I can be booked under this law. अर्थात क्या, ये
आप कह सकते हो हिंडर करता है मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस डियर, दिस सेक्शन 66 कैपिटल ए ऑफ द आईटी एक्ट वायलेट्स योर फंडामेंटल राइट एंड सुप्रीम कोर्ट इन श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 स्ट्रक दिस लॉ डाउन। तो आप समझ सकते हो कैसे इस लॉ ने किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को डिक्लेयर कर दिया वाइड। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट वी आर डिस्कसिंग आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लॉस इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी डिक्लेयर्ड वाइड। वाइड मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल। करेगा कौन? दिस पावर हैज बीन गिवन टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफरेंट हाई कोर्ट्स इन दिस कंट्री अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। And yes, please remember, Article 13 of the Indian Constitution expressively provides, expressively किस चीज की प्रोवाइड करता है? Doctrine of judicial review. And what is judicial review? Judicial review is the power of the judiciary, where Supreme Court under Article 32 of the Indian Constitution and different high courts of this country under Article 226 of the Indian Constitution can review the legislative and executive actions and can check whether they are constitutional or unconstitutional। समझ में आ गया जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जुडिशियरी ये चेक करती है कि जो लॉस पास किए जा रहे हैं लेजिस्लेचर के द्वारा और जो एक्शंस लिए जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। फिर मैंने क्या डिस्कस किया? फिर मैंने डिस्कस किया कि द टर्म लॉ अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है द परमानेंट लॉस पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, द टेम्पररी लॉस सच एज ऑर्डिनेंसेस अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट कैन इशू द ऑर्डिनेंसेस, अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर कैन इशू द ऑर्डिनेंसेस। देन आई हैव डिस्कस्ड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशंस लाइक रूल्स, रेगुलेशंस, बाई लॉज, नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें। नॉट ओनली दिस, सम ऑफ द कस्टम्स, प्रैक्टिसेस यू एंड अगेन यूजेस व्हिच आर हैविंग द फोर्स ऑफ द लॉ, दीज फोर कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। फिर हमने डिस्कस किया कि क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल हैं या नहीं है। तो उसमें आपको क्या याद रखना है? फंडामेंटल राइट्स, वेदर फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल और नॉट, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि जो टर्म लॉ है अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या वो इंक्लूड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और नॉट। क्योंकि आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट्स को अगर अमेंड किया जा सकता है तो वो केवल और केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया जा सकता है। तो उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के 4 केसेस याद रखने हैं। कौन कौन से? शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951, सज्जन सिंह केस ऑफ 1965, गोलकनाथ केस ऑफ 1967। तो आपको याद रखना है इन शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951 एंड पहले मैं आपको 4 केसेस बता देता हूं। शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951, गोलकनाथ केस ऑफ 1967, देन वी हैव द सज्जन सिंह केस ऑफ 1965, एट द सेम टाइम केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। Now let me recap what we have discussed in this video. We have discussed about Article 13 of the Indian Constitution. Article 13 of the Indian Constitution क्या रीड करता है वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि टर्म लॉ क्या क्या इंक्लूड करता है। फिर हमने डिस्कस किया कि क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल हैं या नहीं है। वहां पे आपको ये 4 केसेस याद रखने हैं। एट द सेम टाइम आपको याद रखना है क्या मैंने बताया, दिस केस श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, दिस यू हैव टू रिमेंबर। जय हिंद, थैंक यू।